हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्या मेरे भाई, महत्वपूर्ण दो टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। एक हम पढ़ेंगे संघनन, जिसमें हर साल बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। कैनिजारो संघनन, एल्डोहल संघनन, क्रॉस एल्डोहल संघनन, ठीक है, आपका बेंजाइन संघनन, परकिन संघनन। तो ये संघनन के 4-5 टाइप है, ठीक है। उन सबको देखेंगे हम लोग, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और उसके साथ साथ ये देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है मैं इस बार बॉडी पार्ट को 2 भागों में बांट रहा हूँ, ठीक है। ये आज एक पार्ट रहेगा, एक पार्ट नेक्स्ट और आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लास्ट में है, तो उसको 2 पार्ट में अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो फर्स्ट कर लिया इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो भौतिक गुण, भाई इसका देखते हैं, भौतिक गुण थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रारंभ करेंगे उन सब चीजों को। तो भौतिक गुण में देख लेते हैं सबसे पहले क्या चीज इसकी, क्वथनांक। तो क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक एल्डिहाइडों का एवं कीटोनों का क्वथनांक एल्केन की अपेक्षा ज्यादा, एल्केनों की अपेक्षा अधिक एवं एल्कोहलों की अपेक्षा कम होती है। जान लेते हैं कारण क्या है ऐसा कम और ज्यादा होने का। तो किसी भी यौगिक का जो क्वथनांक होता है वह डिपेंड करता है उसमें कौन सा बंध है और वह कितना स्ट्रांग है। जितना अधिक स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ऊष्मा देंगे उसका क्वथनांक उतना ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक जो है एल्केनों से अधिक किंतु एल्कोहलों से कम होता है, क्योंकि एल्कोहलों में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये देखो यार, RO, ठीक है, ROH, दैट इज एल्कोहल, है कि नहीं। अब मेरे भाई ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए, ये प्रबल ऋण विद्युती और उसके मध्य एक धन विद्युती हाइड्रोजन। तो जब भी 2 प्रबल ऋण विद्युती आपके जो है ऑक्सीजन के मध्य या किसी भी मध्य, आपका ये भी एक नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, प्रबल ऋण विद्युती है, प्रबल नहीं है किंतु ऋण विद्युती है ना। और उन दोनों के मध्य अगर हाइड्रोजन भी आ जाता है फिर से किसी चीज में, इसकी एमीन है कि नहीं, ये एमीन है, एमीन। तो ये आपका ऋण विद्युती एक धन विद्युती आ गया। तो ये भी किस फॉर्म में पाया जाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में पाया जाता है। अब इधर जो आएगा हाइड्रोजन, वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या है ये स्टूडेंट, ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे और बढ़ाना चाहोगे डेफिनेटली, ये देखिए, फिर ये आ जाएगा ऑक्सीजन RH, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन RH, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक जो है क्या होता है, उच्च होता है। जबकि हमारा एल्केनों में वंडरवाल्स बंध पाए जाते हैं, बल नहीं बंध पाए जाते हैं, जो कि दुर्बल होते हैं, ठीक है, दुर्बल होते हैं। और वंडरवाल बल के कारण हमारा जो 18वें समूह के तत्व हैलोजन नोबेल गैसेस है, उनका परमाणु आकार छोटा नहीं होता है। हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आवर्त सारणी में क्या होता है, छोटे होने लगता है, बट जा करके आप देखिएगा तो 17 तक तो कम हो जाता है, बट 18वें समूह में जाकर के वो छोटा नहीं होता। उसका 2 रीजन होता है, तो उनका अष्टक पूर्ण होता है, दूसरा उसमें वंडरवाल बल पाया जाता है, जिसके कारण वो संकुचित नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता, ठीक है। तो क्वथनांक समझ में आ गया, ठीक है। चूंकि एल्कोहलों में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण वह उसका क्वथनांक अधिक होता है। एल्केन में वंडरवाल्स बंध होता है, जिसके कारण उसका क्वथनांक कम होता है। और हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें द्विध्रुव अंतर आणविक बंध पाया जाता है, जो वंडरवाल बल से अधिक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, किंतु हाइड्रोजन बंध से कम होता है, जिसके कारण इसका जो है क्वथनांक मध्यम होता है। दैट्स क्लियर ना, ओके। बात कर लेते हैं विलेयता की, सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता कैसे आता है, कोई भी चीज विलेय होता है जब वह जल के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। जल में विलेयता देख रहे हैं हम, ठीक है, जल के साथ क्रिया कर लेता है, या विलेयता ही देख लेते हैं, सब में विलेयता देख लेते हैं, दोनों देखते हैं। तो यह डियर स्टूडेंट आप सबको मैं बता दूं कि एल्कोहल जल में विलय होता था। रीजन क्या होता था उसका, क्योंकि एल्कोहल जो है जल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता था, वही हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए, एक जल का अणु है ये,
H2O और ये जो है एल्कोहल का ग्रुप है ROH। ठीक है, ये बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, ये देखिए मैं बना रहा हूँ फिर से ORHOH H2O ROH। ओके दैट्स क्लियर ना, ORH फिर OH। इस प्रकार चूंकि एल्कोहल्स जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसके कारण ये जल में विलय होते हैं, किंतु एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो निम्नतम एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं, किंतु जैसे जैसे उनका जो है उच्चतर एल्डिहाइड और कीटोन जल में अविलय होते हैं, जैसे जैसे उनका आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है तो वो जल में विलयता कम होने लगती है, और आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जल में पूर्णतः अविलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में जैसे कि ईथर और एल्कोहल में विलय होते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, बात करते हैं मेरे भाई क्या क्रियाशीलता, वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्रियाशीलता। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? ठीक है मेरे दोस्त, तो वो चीज क्रियाशीलता जो है एल्डिहाइड कीटोन और कीटोन का जो है मुख्य 2-3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, एल्डिहाइड समूह या कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बोनिल समूह, क्योंकि कार्बोनिल समूह मतलब समझ जाएंगे आप सबको, एल्डिहाइड भी आता है कीटोन भी आता है। कार्बोनिल समूह पर स्थित ऋणावेश, ठीक है, ये प्रभावित करता है। दूसरा करता है हमारा जो है कार्बोनिल समूह के साथ, कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ -R-I व +I प्रभाव डालने वाले समूह। ठीक है, बताते हैं सबको एक-एक करके, डालने वाले समूह। और दोस्त थर्ड टर्म्स आता है हमारा क्या चीज? स्टीयरिक प्रभाव। स्टीयरिक प्रभाव प्रतिस्थापी का आकार, सब चीज में एक चर्चा करेंगे हम, आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बोनिल समूह पर स्थित ऋणावेश। किसी भी यौगिक का क्रिया, रासायनिक क्रियाएं किस गुण के कारण आती है? किसी भी यौगिक का जो रासायनिक अभिक्रियाएं या गुण है, रासायनिक गुण, वह उसके क्रियात्मक समूह के कारण आती है। ठीक है, क्रियात्मक समूह के कारण। जैसे ये एक मेथिन है, मेथिन में OH जुड़ा, मेथेनॉल हो गया। ठीक है, ये एक मेथिन है, इसमें CN जुड़ा, क्या हो गया आपका? मेथिल साइनाइड हो गया, मेथिल साइनाइड। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों के गुण में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सिर्फ किस कारण? दोनों तो मेथिन ही थे ना, सिर्फ इस क्रियात्मक समूह के कारण। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है? क्रियात्मक समूह। अब उसका जो क्रियाशीलता है, रासायनिक गुण प्रदर्शित करने का कारण, तो उसका क्या हो गया? क्रियात्मक समूह हो गया। लेकिन उसकी क्रियाशीलता को इफेक्ट कौन करता है? उस पर स्थित द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा था। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है उस पर क्या करता है? सबसे ज्यादा उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह यौगिक या अणु उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्यादा होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है P = 2Q × L। ये फिजिक्स का ही है, यस बिल्कुल फिजिक्स का है। ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी एवं उस दोनों आवेशों में से एक का आवेश, इसी को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण फिजिक्स में भी पढ़ाया हुआ है आपको। लेकिन केमिस्ट्री में ये क्या हो जाता है? सिर्फ ये हो जाता है। एल्डिहाइड में जैसे कि हम लोग देखेंगे तो RC, ठीक है, OH, ओके डियर, सॉरी H, कीटोन में R हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसमें आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो, और इसमें आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। तो 2 आवेश उत्पन्न हो गए। अब 2 आवेश उत्पन्न हो गए तो उनके बीच की कोई दूरी होगी, ये बंध लंबाई है कि नहीं है? तो ये बंध लंबाई जितना अधिक होगा
बंध लंबाई जितना अधिक होगा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण वह उतना ही क्रियाशील होगा, एक चीज। दूसरा, यदि उसमें आवेश की मात्रा जितना ज्यादा होगा तो वह उसका द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा, जिसके कारण वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो फर्स्ट फैक्टर है उसमें उपस्थित आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। तो एल्डिहाइड का भी क्रिया करने का कारण है उस पर उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण। ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय परमाणु है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है और जिसके कारण कार्बन पर धनात्मक आवेश होता है, जिसके कारण यह बहुत अत्यधिक जो है क्रियाशील होता है। अत्यधिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन क्रियाशील होने का कारण यही है। फर्स्ट, दैट्स क्लियर ना? ओके। सेकंड टर्म्स में आता है कार्बनिक समूह के साथ जुड़ा हुआ -I और +I प्रभाव डालने वाला समूह। ये -I और +I क्या है सर? इंडेक्टोमेरिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है सर? जब कोई इलेक्ट्रॉन एकल बंध के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तब हम उसको बोलते हैं क्या चीज? प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। और उसके बाद आता है मेसोमेरिक प्रभाव। तो मेसोमेरिक प्रभाव होने के लिए क्या होना चाहिए था? मेसोमेरिक प्रभाव होने के लिए संयुग्मन होना आवश्यक होता है। संयुग्मन मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब होता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है, तब उसको बोलते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। और मेसोमेरिक प्रभाव का ही जो है सुधार रूप, अच्छा वाला रूप क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस, अनुनाद रूप कहलाता है। समझाऊंगा उन चीजों को भी, लेकिन पहले समझ लेते हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो अब दो प्रकार के प्रेरणिक प्रभाव होते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। मतलब इलेक्ट्रॉन दो चीजों के कारण चलता है। ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को क्रियात्मक समूह की ओर धकेलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालने वाले समूह। और जो अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्रियात्मक समूह से अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालने वाले समूह, -I। देखें तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है डियर। यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है ये ऑक्सीजन और इस पर आ जाता है आंशिक रूप से धनावेश। लेकिन इसी के जगह में हम लोग देखें R या इसको, ठीक है, H R देखते हैं, RC≡OH। ये क्या है? एसिटिल्डिहाइड है। R की इस प्लेस पर रख देता हूं CH3, तो ये हो गया एसिटिल्डिहाइड, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। यहां क्या करता है? ये जो हमारा अभिकर्मक होता है, ठीक है, एल्किल अभिकर्मक, वह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो गए इधर, तो जिसके कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का भूखा था, जो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो धनावेश है ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए धनावेश है, और धनावेश जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। लेकिन ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो इसका जो धनावेश होता है वो खत्म होने लगता है, मतलब इसका धनावेश कम हो जाता है। तो धनावेश कम होगा तो धनावेश कम होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कम होने के कारण इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। मतलब एसिटिल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि यह जो है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है। एल्डिहाइड के समूह के साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता घट जाती है, जबकि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है। अब इसी में एक चीज अटैच कर देते हैं। क्या चीज अटैच कर देते हैं मेरे भाई? यहां मैं क्या कर देता हूं, देखो, CH3 के साथ मैं Cl समूह जोड़ देता हूं, ठीक है, और C≡OH। ये देखिए, ये क्या हो गया? हमारा क्लोरो एथेनॉल हो गया। क्लोरो, देखो ना भाई, 1 क्लोरो 1 2 क्लोरो एथेनॉल, दोनों कार्बन है तो एथेनॉल है ना। और इसी में मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ, ये जोड़ देता हूँ, देखिए तो क्या होगा? यहाँ एक ऐसा समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये है 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल एथेनॉल, और यह है 2 क्लोरो एथेनॉल, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है दोनों में। तो ये क्या करता है? ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है, तो जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो फलस्वरूप यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, धनावेश। तो ये धनावेश हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? ये अपना और आकर्षित करेगा, फलस्वरूप इसमें क्या हो जाएगा? इसमें धनावेश आ जाएगा। तो इसमें जब धनावेश आएगा तो धनावेश आने के कारण इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चीज होता है। तो ये चीज दोनों समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज भैया,
फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? फॉर्मेल्डिहाइड में किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा क्या चीज धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालने वाला कोई समूह नहीं है। एसिटाल्डिहाइड में मेरे भाई एक धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालने वाला समूह है, ठीक है। और कीटोन में देखिएगा तो कीटोन में हमारा दो धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालने वाला समूह है, दो धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालने वाला समूह है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दूसरे नंबर पे होगा एसिटाल्डिहाइड और तीसरे नंबर पे कीटोन। पूरा आप व्याख्या पूरा लिखेंगे ना, मैं जो जो समझाया हूं अभी चीजों को इधर बढ़ती है। दैट्स क्लियर ना? ओके। अब ये स्टेरिक प्रभाव क्या है, प्रतिस्थापी का आकार ये क्या है इसको समझ लीजिए। इधर देखिए बता रहा हूं मैं आपको, CH3CHO, ओके, CH3CHO, CH3 और यहाँ 2 हो जाएगा, ये जोड़ दिया CH2CHO और यहाँ मैं जोड़ दिया C2H5। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, स्टेरिक प्रभाव किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्रतिस्थापी जो समूह है उसके, प्रतिस्थापी समूह के उसके आकार के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम स्टेरिक प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रतिस्थापी समूह नहीं है, यहाँ एक प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, धनात्मक प्रेरक प्रभाव डाल रहा है और इसका आकार छोटा है, इसकी अपेक्षा ये कम क्रियाशील होगा। लेकिन यहाँ जो आपका स्टेरिक प्रभाव है ये धनात्मक प्रेरक प्रभाव डाल रहा है और इसका आकार इसकी अपेक्षा बड़ा है। तो इन दोनों में कंपेयर हम अगर करते हैं तो ये जो है कम क्रियाशील होगा एज रिस्पेक्ट टू इसके, मतलब ये क्रियाशीलता को इसके आकार के कारण ये घटा रही है। धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालने वाले जो होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ C2H5 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके आकार पर निर्भर करता है, मतलब आकार बढ़ने के साथ साथ उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। अगर मैं इसी के जगह में क्या कर देता हूँ, प्रोपेनल, इसमें क्या बना देता हूँ, प्रोपिल बना देता हूँ, प्रोपिल बना देता हूँ, एथिल है प्रोपिल कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, मतलब CH2CHO के साथ नीचे में क्या जोड़ देता हूँ, C3H5 कर देता हूँ, प्रोपिल। तो इसका आकार और बढ़ गया, तो आकार और बढ़ा क्योंकि धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालता है, तो फलस्वरूप ये क्या हो जाएगा, और अक्रिय हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? इसी को और समझना है प्रेरक प्रभाव को अच्छे से, तो इधर देखिए, इसमें बता देता हूं मैं। ये देखिए, ये है बेंजल्डिहाइड, क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। और ये है हमारा फेनिल, फेनिल फेनिल एसिटाल्डिहाइड, फेनिल एसिटाल्डिहाइड है। और ये है हमारा फेनिल प्रोपेनॉल्डिहाइड है, फेनिल प्रोपेनॉल्डिहाइड है, क्या है, फेनिल प्रोपेनॉल्डिहाइड है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये फेनिल समूह है, तो ये धनात्मक इफेक्ट प्रभाव डालता है जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि धनात्मक रेजोनेंस के कारण प्लस आर इफेक्ट के कारण ऐसे ये जो है इन दोनों में क्या वो होता है कि हमारा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड क्रियाशीलता और एरोफेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता में कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग बाद में। अभी इसको देखो स्टेरिक प्रभाव को, तो यहाँ हमारा क्या जुड़ गया, एक ऐसे समूह जुड़ गया जो कि धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालता है और इसका आकार इसके अपेक्षा बड़ा है जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी और इसका क्रियाशीलता और कम हो जाएगी। तो ठीक है, ये होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता का, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता को समझने के लिए, एलिफेटिक का तो हम लोग समझ लिए, एरोमेटिक का समझते हैं। तो एरोमेटिक का समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एक चित्र को ध्यान से, बड़ा ध्यान से, केयरफुली ध्यान से देखना है। किस चित्र को ध्यान से देखना है, इस चित्र को ध्यान से देखना है और सबको बनाने आना चाहिए। मैं एक चीज को समझा दूंगा आपको बेहतरीन तरीके से। ये कैलकुले का संरचना है ना, चाहे आप इधर से बनाना चालू करो, इधर से बनाओगे तब भी एक को छोड़ के बनाना, चाहे इधर से बनाना प्रारंभ करो तो भी कोई प्रॉब्लम, कोई इफेक्ट नहीं होता। R डबल बॉन्ड O, दैट इज क्या, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। अगर मैं इसके लिए मैं H लिखता हूं तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन इसको R रहने दीजिए, या बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो ठीक है। सबको पता है यहाँ होता है हमारा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। यहाँ देखिए ये रेजोनेंस है आपका, कैसे रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट है। तो यहाँ पाया जाएगा संयुग्मन, संयुग्मित है, संयुग्मित है तो यहाँ पाया जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ रेजोनेंस। तो हम लोग रेजोनेंस की चर्चा करेंगे।
अब रेजोनेंस की इसमें चर्चा करने के पूर्व मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये मैं पहले भी आप लोग को फिनॉल और हेलो एरिन पढ़ा चुका हूँ, तो दोनों उसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है ये अभी आपको पता चल जाएगा। फिनॉल बनाते हैं सब, फिनॉल OH फिनॉल, फिनॉल में भी 2 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो करता है ना। और इस प्रकार ये फिनॉल, इसमें क्या और इसमें क्या अंतर है, डिफरेंट है। ये देखो मेरे भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ द्विबंध बनाता था, ठीक है, ये गलत है थोड़ा सा, द्विबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सेम, ठीक है। ये देखिए, तो यहां क्या है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल, रेजोनेंस है। ये इलेक्ट्रॉन यहां का था तो ये डबल बॉन्ड बनता था, ठीक है, जिसके कारण ये टूट जाता था और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगता था। क्यों टूटता था, क्यों आता था, ये जानना है आपको, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो संयुग्मन में है तो इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चलता है, ये सबको पता है संयुग्मन में, है ना। अब यहाँ का कार्बन कैसा है, ये देखो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, एक ऊपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है बंध, 2 बंध इधर बनाया हुआ है, एक बंध इधर बनाया हुआ है। यहाँ का कार्बन का स्थिति क्या है, यहाँ एक कार्बन है और ये यहाँ पे सब जगह में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है 5 जगह में, है ना। वहां का हाइड्रोजन को स्थापित करके OH समूह जुड़ा हुआ है, सबको पता है। यहाँ मेरे भाई, यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड इधर, एक है हाइड्रोजन इधर। इसमें स्ट्रक्चर को समझिए आप लोग, इस स्ट्रक्चर को समझिए, इधर नहीं बना रहा पूरा मैं, इतना में समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये अगर टूट, ये इधर आके बॉन्ड बनाता है एक बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 2 4 5। तो कार्बन की संख्या 4 होती है, तो 5 बॉन्ड कैसे होगा, नहीं, उसे एक को तोड़ना पड़ेगा। तो किसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। अगर इसको एक तोड़ देता है तो इस बेचारे के पास एक की कमी हो जाएगी, हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये जो टूटेगा वो किधर जाएगा, किधर जाएगा, ये जो टूटेगा भाई मेरे, ये जब इधर आएगा ना तो ये डबल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड बना, अब ये 5 हो रहा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा तो वो कहाँ आएगा पता है, वो इसके पास आएगा। क्यों, 1 2 3 बॉन्ड हो गया और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास रहेगा, ताकि इसको कम से कम सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरे पास 4 बॉन्ड नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास 3 बॉन्ड है और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक बंध के बराबर होता है, तो मेरे पास भी 4 है। लेकिन ये अस्थायी रहता है, सिर्फ कुछ समय के लिए। और क्या होता है, ये वाला जो है वो इधर अटैक कर देता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ जब डबल बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड बना लेता है, मेरे पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा, बना लिया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनाया तो अक्सर ये संतुष्ट हो गया, एक इधर 2 इधर 3 और एक 4 हाइड्रोजन के साथ, तो ये जब बॉन्ड बनाता है तो यहाँ 5 हो जाता है। अब इसको समस्या कि भाई मैं 5 कैसे रख सकता हूँ, मेरे पास तो 4 ही होना चाहिए, तो इसको तोड़ना पड़ता है, तो ये तोड़ता है, तो ये जब तोड़ता है तो कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसी प्रकार क्या करते रहता है, चलते रहता है। इस चीज को मैं समझा चुका हूँ, आप सबको समझा चुका हूँ मेरे भाई। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कुछ ऐसा, ये जब टूटेगा यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है, और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे एक, और ये माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि सॉरी प्लस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, और ये यहाँ से टूटेगा तो ये आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और अभी भी हमारा ये 2 बॉन्ड है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये टूट के यहाँ पे आएगा। मतलब ये है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको बनाना है, इसको नहीं बनाना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ, और ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे हमारा बॉन्ड पहले से है, ठीक है। जब ये वाला जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये टूटेगा और यहाँ आएगा। मतलब ये है कि हमारा ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस तीनों में आर्थो और पैरा स्थान पे इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है। मतलब इसका ओवरऑल अगर बनाना चाहोगे रेजोनेंस तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा, और चूंकि बॉन्ड पूरा घूम रहा है इसलिए ऐसा, और यहाँ पे तीनों स्थिति में डबल बॉन्ड रहता है। समझा चुका हूँ, आप लोग देखेंगे तो देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो अच्छा है, आप लोग का नुकसान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। यह धनात्मक, ये है फाइनल इसका जो है रेजोनेंस, ऐसा था। लेकिन ये चेंज हो जाएगा, देखिएगा कैसे चेंज होगा मैं बताऊंगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फिनॉल में जाकर के देख लीजिएगा, हेलोएरिन में और फिनॉल में। इसमें कैसा होता है ये देखो, ये वाला जो है, अब ये यहाँ तो नहीं आ सकता, रीजन क्या है, ये डबल बॉन्ड पहले से है। तो होता क्या है, ये वाला आ नहीं सकता, तो ये वाला जाता है, ये वाला रेजोनेंस में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड के लिए ये जब जाएगा मेरे भाई डियर स्टूडेंट, ये जब डबल बॉन्ड के लिए यहाँ जाएगा तो क्या होगा,
ये जब डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो इस कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड बनेगा, 2 हो जाएगा, 2 1 3 2 5 हो जाएगा। तो ये टूट जाता है और ये टूट के कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। ठीक है, तो यहां हमारा कुछ इस प्रकार बन जाता है। ये तो अपने जगह में रहेगा, ठीक है, ये भी अपनी जगह में सर, वेरी गुड, अपनी जगह में ही है। लेकिन ये टूट गया और ये कहां आ गया, यहां आ गया। ये जब यहां आएगा तो यहां जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक इसके साथ बॉन्ड है 2 और 2 4 तो था, लेकिन एक टूटने के कारण यहाँ क्या आ गया, धनावेश आ गया, क्योंकि अब यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 2 चला गया ना भाई, 2 चला गया तो यहाँ धनावेश आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन है यहाँ और ये हाइड्रोजन है यहाँ, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये हमारा आ जाएगा ऋणावेश, और ये है क्योंकि वहां पे 2 ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ गया, ये बॉन्ड टूट के आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया वहां, सीधी सी बात। अब यहाँ क्या होता है, ये देखो, यहाँ के कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, 1 2 3 ही बॉन्ड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी भी है। तो क्या करेगा, ये इसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा आर्थो पैरा पोजीशन पे, ये बॉन्ड यहाँ खिसक के आ जाता है। तो ये खिसक के जब यहाँ आता है तो 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 कंप्लीट हो जाता है इसका, मतलब वो आकर्षित कर लेता है, धनावेश उसको क्या करता है, बॉन्ड को आकर्षित कर लेता है। तो ये जब बॉन्ड इधर आ गया, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, धनावेश, और ऊपर में हमारा डबल बॉन्ड है, ये CH, और ये सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट मेरे भाई, अब क्या होगा, अब ये वाला जो बॉन्ड है वह यहाँ पे आ जाएगा, तो फलस्वरूप ये वाला है हमारा, वो वहां चला जाएगा। ठीक है, ये बाहर से भी बना सकते हो आप, सॉरी, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले जाइए और इस बॉन्ड को कहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए। ठीक है, बॉन्ड को वहां ले जाइए, तो इसको भी ऐसे बना देना चाहिए मुझे, इसको बाहर ले जाना चाहिए था, बाहर यहाँ, और इसको अंदर यहाँ बॉन्ड को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड तो पहले से ही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वाला बॉन्ड की शक्ति यहाँ आ गया, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा, और ये तो वही रहेगा, ये CH सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए। ओके, अब फाइनली क्या होगा, देखो, अब ये वाला जो बॉन्ड है वो खिसक के यहाँ आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो खिसक के यहाँ आएगा। ठीक, और ये वाला चला जाएगा कहाँ भाई, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ। ठीक, तो ये हमारा पहुंच गया कुछ इस प्रकार से, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से है, ये बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड इधर आ गया, ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा धनावेश, ये हाइड्रोजन है, और ये सिंगल बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऐसा, और ये। ठीक, अब फाइनली क्या होगा, अब वापस जो ये बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो आकर्षित कर लेगा, यहाँ आकर्षित करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड के रूप में आएगा, और डबल बॉन्ड के रूप में जब आएगा तो डबल बॉन्ड के रूप में आएगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट सेटिस्फाइड। इसलिए मेरे पास जगह, इसको चलो आगे ऊपर बना देता हूँ मैं ऐसा, तो कैसे बन जाएगा ये देखिए, ये पहले बना दीजिए बॉन्ड को, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे सिंगल ही रहेगा C, ये यहाँ जाएगा तो इन दोनों के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड थे, अब ये डबल बॉन्ड बन गया तो 4 हो गया, मतलब कार्बन संतुष्ट हो गया, हाइड्रोजन है, तो वापस से हमको ये चीज जो है मिल गई, फाइनल मिल गई, ये वही चीज है। तो हमको सिर्फ इन तीनों में देखना है, इन तीनों में देखना है, इन तीनों में क्या चीज दिख रहा है आपको। इन तीनों को अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं, रिजल्टेंट को 3 लाइन से शो किया जाता है, आप लोगों को क्या करना है, इसके सामने में रिजल्टेंट लिखना है, मतलब इसके बाद इधर लिखना है इसको, उसके बाद सामने में रिजल्टेंट लिखना है। तो रिजल्टेंट इन तीनों से लिया जाता है। इन तीनों में रिजल्टेंट मुझे क्या दिख रहा है, तो तीनों का कॉमन चीज को लिखिए। तीनों में यहाँ आर्थो पर प्लस है, ठीक, यहाँ पैरा में प्लस है, ठीक, यहाँ आर्थो में प्लस है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई। ठीक, कार्बन और ये हाइड्रोजन, तीनों में ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर तीनों में सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पर तीनों में क्या है, ऋणावेश है, ऋणावेश है। और हमारा जो है बॉन्ड जो है वो घूम रहा है, ये जो बॉन्ड है वो देखो घूम रहा है, तीनों में घूम रहा है। ये रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट से क्या समझ में आता है, ये देखो, इस रिजल्टेंट से आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे कार्बन में जो धनावेश होना चाहिए था वो कम हो गया है, क्योंकि वो धनावेश कहाँ गया है, अनुनाद के कारण इस नाभिक में आ गया है, रेजोनेंस के कारण।
ठीक है, वो कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो धनावेश में कमी हो गई, तो अतः प्लस आर प्रभाव के कारण इसकी क्रियाशीलता एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रियाशीलता से कम हो जाती है। दैट्स क्लियर एंड ओवर। देखते हैं संघनन अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण वेरिएंट। तो संघनन अभिक्रियाएं हमारी जो डियर स्टूडेंट कई प्रकार है। फर्स्ट है हमारा एल्डोल संघनन। संघनन अभिक्रियाएं, कंडेंसेशन रिएक्शंस फर्स्ट है और मोस्ट है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है? एल्डोल संघनन क्या है? तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त, याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त। तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त होता है मेरे भाई, मैं पहले भी समझा चुका हूं आप लोगों को। ये सपोज ये हमारा एल्डिहाइड समूह, सपोज कोई भी क्रियात्मक समूह है, तो प्रथम कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा, द्वितीय कार्बन को बोलते हैं बीटा, तृतीय कार्बन को बोला जाता है गामा, चतुर्थ कार्बन को बोला जाता है डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो इसका शर्त यह है कि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कार्बन में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, ये इसका नियम है। जबकि कैनिजारों में इसके विपरीत होता है। कैनिजारों में क्या होता है पता है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन बोलेगा, देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड बोलेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड बोलता है, ठीक है। आगे लिखते हैं। एक दूसरा चीज और समझाता हूं आप लोगों को मैं। ये प्राथमिक कार्बन है, क्यों? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीय कार्बन बोलते हैं इसको। थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। ये 3 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसलिए तृतीय कार्बन, ठीक है। और ये 4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए चतुर्थ कार्बन। अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो चतुर्थ कार्बन। इन चीजों को थोड़ा मैं ध्यान रखा करूँ, मैं सब चीजों को पढ़ा चुका हूँ। नहीं पता तो जाकर के IUPAC जो नाम वाला है पूरा 1.25 घंटा का क्लास वीडियो, उसको देख लीजिएगा। कॉलेज तक फुर्सत रहोगे IUPAC नाम से। तो एल्डोल संघनन की आप लोग शब्दों में परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है? थोड़ा सा 2 लाइन। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार की उपस्थिति में अब स्वयं के साथ संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। ये देखो CH3CHO प्लस HOCCH3, ये भी वही है, CH3CHO एल्डिहाइड दोनों ना, ये आपस में इसके उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं और क्या बनाएंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो कितने हैं कार्बन है? लो 1 2 3 4, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। क्या है? 1 2 3 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, लास्ट में जुड़ जाएगा HO, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बनेगा। बीटा, तो ये अल्फा हो जाएगा भाई और ये हो जाएगा बीटा। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, दूसरा बीटा, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी। अब बाकी बस क्या करना है? इसके संतुष्ट करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 3 का हाइड्रोजन जुड़ेगा। 4 होता है, समझ लगता है ना। यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 1 ठो, और यहाँ पे 2 ठो। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, देखिए 1 2 3, ये नाम हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और साधारण नाम में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है। हम देखते हैं कीटोन में। कीटोन में जब देखा जाता है डियर स्टूडेंट, कीटोन में जब देखते हैं इसको, कीटोन में देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, तो सबसे पहले हमारा कीटोन रहेगा। कीटोन अब ये कीटोन समूह जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी बनाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी बनाने के लिए कीटोन यहाँ है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, है ना। और बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है तो ये OH जोड़ दीजिए, और कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4, और यहाँ टोटल 6 कार्बन है, तो 2 ठो बच गया, तो 2 ठो की इधर लगाइए। ये है नाम। क्या हो जाएगा मेरा भाई? नाम क्या हो जाएगा? तो आप इसका नाम करोगे 1 2 3 4 5। हम सबको पता है प्रतिस्थापी, मैं ये सब चीज सिखा चुका हूँ। आप जा करके 1.25 घंटे का वीडियो देखिए, पूरा IUPAC क्लियर हो जाएगा।
जब भी दो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है तो उनका नाम हम वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करते हैं। तो H पहले आएगा, M बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 कहाँ कौन से मेरा 2 नंबर पे, और 5 ठो है पेंटेन 2 ऑन। दैट्स क्लियर ना सबको। चलिए इसी में देखते हैं क्रॉस एल्डोहल संघनन। तो क्रॉस एल्डोहल संघनन क्या है? क्रॉस एल्डोहल संघनन होता है, डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस लगाइएगा, तो क्रॉस एल्डोहल संघनन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है इस मायने में कि जब असममित एल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित किया जाता है तो पुनः हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। लेकिन इसमें स्पेशल यह है कि यदि एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिया जाए तो यह बनने वाला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यही क्रॉस एल्डोहल है, मतलब इसमें असममित लेना। जैसे मैं इससे पहले वाला लिया था, 2 एल्डिहाइड लिया था तो दोनों सममित है। उसके बाद दूसरा उदाहरण लिए थे, 2 डाइमेथिल कीटोन लिए थे, वो भी सममित है, दोनों सेम था। इस बार हम अलग लेंगे, एक मैं ले लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड और एक ले लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड, और वही सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो वही बनेगा बनने को। लेकिन ये क्रॉस एल्डोहल कहलाता है जब एक जो है अल्फा विहीन है, देख लीजिए आप, अल्फा नहीं है इसमें, और एक जो है अल्फा युक्त है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड 1 2 3 HO अल्फा बीटा, तो बीटा में जोड़ दीजिएगा OH, 2 लगा दीजिएगा, हो गया। क्या नाम है? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। दैट्स क्लियर ना? ओके, चलिए देखते हैं केनिजारो अभिक्रिया। बेंजाइन देख लेते हैं, उसका केनिजारो देखते हैं। बेंजाइन अभिक्रिया क्या होती है डियर स्टूडेंट? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड अथवा सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में उबल जल अथवा पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के जलीय या एल्कोहली विलयन की उपस्थिति में, फिर से सुन लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड के जलीय अथवा एल्कोहली विलयन की उपस्थिति में संघनित कराया जाता है तो बेंजाइन बनता है। क्या बनता है? बेंजाइन। इसके नाम पर ही इसका जो है क्या है? HOCC6H5, इसके नाम पर ही इसका क्या है? क्रिया का भी नाम है बेंजाइन संघनन, ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं हम लोग केनिजारो अभिक्रिया की, महत्वपूर्ण केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या है? केनिजारो अभिक्रिया ये स्पेशल है, आता है मेरे भाई 3 नंबर में आता है मोस्टली, तो आपको कम से कम 3 से 4 डेफिनेशन लिखना है, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल लिखना, तब जाके फुल मार्क मिलेगा। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या है? जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड एवं कीटोनों का सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है तो उसके एक अणु का अपचयन और एक अणु का ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप एल्कोहल एवं एस्टर प्राप्त होता है। इसे केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको दिख रहा है 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड है 2 मोल, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभिकृत करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम फॉर्मेट और मेथेनॉल, ठीक है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपको मिलता है मेथेनॉल, और अपचयन के फलस्वरूप मेथेनॉल मिलता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मिल जाता है हमको क्या चीज? सोडियम एसीटेट। ओके डियर, तो 2 क्रियाएं होती है यहाँ। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, देख लीजिएगा CH3 एसीटोन में देख लेते हैं। एसीटोन में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यह जो है संघनित होकर के हमको देता है CH3CH2OH प्लस, देखो 2 ठो यूज हो गया ना, 6 ठो है या कार्बन, 1 2 3 3 6, तो 2 ठो यूज होगा, 4 ठो बचा हुआ है, तो 4 1 2 3 4, और चूंकि ये क्या चीज है? कीटोन है ना भाई, तो ये हो जाएगा सोडियम
अब यहाँ लगा दीजिए, संतुलित बस कर दीजिए। एक साथ इधर, एक साथ इधर, एक इधर, 2 2 3। नाम क्या हो जाएगा? इसको सबको पता है, मेथेनॉल होता है। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ C6H5CHO। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन के फलस्वरूप देता है हमको क्या चीज? C6H5CH2OH। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल और बेंजिल बेंजो पढ़ाया हूँ। ठीक है, बेंजिल अल्कोहल और देता है हमको सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए CH3CCH3CH3CHO का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल। 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल। तो ये हमको क्या देता है? CH3CH3CH2OH। ओके, CH2OH प्लस CH3COONA। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोएट। इसको याद रखिएगा, समझ में आ गया सबको अच्छे से। नेक्स्ट, पर्किन और क्लेजन अभिक्रिया, पर्किन एवं क्लेजन संघनन, इसको देख लेते हैं। तो पर्किन और क्लेजन संघनन क्या है? पर्किन संघनन पर्किन अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, डियर स्टूडेंट, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में आपका बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो है अम्ल का व्युत्पन्न है। अगर हम लोग देखिए एसिटिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, और एसिटिक अम्ल लेकर के इसमें से एक जल के अणु को निकाल देते हैं, तो ये क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल लेकर के फार्मिक अम्ल से एक जल के अणु को निकाल देते हैं, तो ये बनेगा आपका फार्मिक एनहाइड्राइड बनेगा। इसको बोलते हैं अम्ल व्युत्पन्न, जो कि अम्ल से प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराई जाती है, तो हमको प्राप्त होता है सिनेमैल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? सॉरी, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। CH≡CH सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं डियर क्लेजन संघनन की। ये सब संघनन क्रियाएं हैं संघनन की। क्लेजन संघनन की क्रिया में क्या होता है? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर संघनित कराते हैं, तो इस संघनन की क्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं, या क्लेजन स्मिट संघनन भी कहते हैं। क्लेजन स्मिट संघनन भी कहते हैं। इसमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए C6H5CH, ठीक है, OH यहाँ से और यहाँ आ जाएगा CH2CHO। ये आगे चल करके हमको देता है C6H5CH CHO। इसको बोलते हैं हम लोग सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमिक अम्ल कहाँ चला गया? इधर सिनेमिक अम्ल, और यह है सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बट इसके जस्ट अगले वाले पार्ट में भी महत्वपूर्ण, जैसे कि यूरोट्रॉपिन जो कि आता है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग, क्योंकि मैं बता दिया ना, इस बार मैं बॉडी पार्ट को 2 भाग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा क्लास हो जाता है। अभी पढ़ाऊंगा तो कम से कम 1.5 घंटा का क्लास बन जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप लोग भी। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।